हाय एवरीवन, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स पेपर 2025 को हम आज हल करेंगे। और दोस्तों 2020 से लेकर हमने 2020, 21, 22, 23 के पेपर हमने सॉल्व करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम किसी भी पेपर को सॉल्व कराते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में कराते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर पार्ट में आपके 50-50 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए आज की बात करेंगे हम पार्ट 3 की। पार्ट 1, पार्ट 2 हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं ऑलरेडी। इसमें आपसे पूछा है विकथन के बारे में, दूसरा कारण के बारे में पूछा है, बताना है सतत विकास के बारे में। तो इसमें बताया कि सतत विकास जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और वर्तमान के जो विकास करना है वो हमें वर्तमान का जो विकास होगा वो भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। एजेंडा 21 पर जो है विश्व नेताओं द्वारा 1995 में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखो सतत विकास तो आपका सही है कि भैया सतत विकास का मतलब ही है कि वर्तमान में जो भी हम विकास करें तो संसाधनों का उतना ही उपयोग करें ताकि जो भविष्य की अगर पीढ़ियां आती हैं तो वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। और एजेंडा 21 पर जो विश्व नेताओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए वो आपके 1995 में नहीं किए गए बल्कि 1992 में किए गए। ओके, तो यानी कि पहला मेरा सही हो जाएगा कथन और कारण मेरा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका सी निकल के आएगा। क्लियर है? तो 1992 में यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं, ना कि 1995 में। अपिक्को आंदोलन के बारे में बताना है कि किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो अपिक्को आंदोलन जो है दोस्तों वो आपका कर्नाटक से संबंधित है। ओके, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था और ना ही उत्तराखंड और केरल में, ये आपका कर्नाटक राज्य में हुआ था। यानी कि केवल 4 आया आपका है बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर आपका बी निकल के आएगा। और 1983 में ये आंदोलन हुआ था। देखो ये आंदोलन आपका चिपको आंदोलन से प्रेरित था। मतलब कि जो भी यहाँ पर पेड़ों को जब काटा जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये जो आपका चिपको आंदोलन, मतलब कि लोग यहाँ पर पेड़ से चिपक जा रहे थे ताकि पेड़ को काटने से पहले उनको काटो। क्लियर है? मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि भैया पेड़ को हम काटने नहीं देंगे। ओके, तो ये यह था। और ये उत्तरी कन्नड़ जिला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पर ये आंदोलन चला और इसका आप उद्देश्य देख ही सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने ओजोन परत के बारे में कि कौन सा कथन सही है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कि सही नहीं है, तो ये हमें यहाँ पर फोकस अवश्य करना है। ओके, कभी पूछ लेगा सत्य है असत्य है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें पूरे पढ़ने हैं ध्यान से। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो विकिरण है उनसे बचाती है। तो ये तो हमने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि जो ओजोन लेयर है वो आपकी जो पराबैंगनी विकिरण आते हैं उनसे यहाँ पर बचाती है ओजोन लेयर। फिर उन्होंने बताया कि ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उससे जोड़ा गया है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ओजोन परत उसको जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे बचाने का तो कार्य करती है, साथ ही साथ जो ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी जोड़ा गया। तो राइट आंसर आपका सी आएगा। इसकी आप ऊंचाई तो देख ही सकते हैं, बाकी ये जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे भी ये बचाने का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि पर्यावरण की वहन क्षमता के बारे में बताना है कि कौन से कथन सही है। देखो वहन क्षमता क्या है ना पर्यावरण का, इसमें मतलब इन्होंने कहा कि भैया आप उतना ही उत्पादन करें अपशिष्ट पदार्थों का जितना कि जो पर्यावरण है उसको अवशोषण कर सके। ओके, तो फिलहाल हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि संसाधन जो निष्कर्षण की दर है वो संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। तो देखो अगर आपकी वहन क्षमता की बात करेंगे तो उसमें देखो यहाँ पर जो निष्कर्षण की दर है वो संसाधन सृजन की दर से अधिक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो है कम रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब उतना ही आप जो है निष्कर्षण करो जितना यहाँ पर संसाधन जो है दर हो उससे कम ही करो, अधिक नहीं। और जो अपशिष्ट का उत्पादन है वो यहाँ पर पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, ये भी सही है। तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो दर है वो आपकी अधिक नहीं रहनी चाहिए, कम ही रहनी चाहिए। ओके, और ये जो है अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर निकल के आएगा केवल 2। तो ये देख सकते हैं ना कि जो निष्कर्षण की दर है वो सृजन से जो है यहाँ पर अधिक नहीं होनी चाहिए बल्कि यहाँ पर कम होनी चाहिए। और अपशिष्ट उत्पादन जो है आपका जो वो आपका पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के कम ही होना चाहिए। ओके, ये देखो यहाँ पर भीतर होना चाहिए या कम होना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो सूची बन दिया है, सूची 2 दिया है, इसको यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं।
जैसे दाची गांव के बारे में इन्होंने पूछा है, तो दाची गांव कहाँ स्थित है। अब मुझे पता है कि भाई जैसे क्लियर है कि दाची गांव जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पहले का चौथा। अब मुझे क्या करना है कि देखेंगे पहले का चौथा किस किस ऑप्शन में है। पहले का चौथा इस ऑप्शन में भी है, इसमें नहीं है, इसको बाहर कर देंगे, इसमें भी नहीं है, इसको भी बाहर करेंगे, और पहले का चौथा मेरा डी ऑप्शन में। ओके, तो ए और डी ऑप्शन को अब हम चेक करेंगे। अब फिलहाल हमारे 2 ऑप्शन बाहर हो गए, मतलब 50% क्वेश्चन ने हल कर दिया है। अब हमको देखना है कि केवला देव आपका राजस्थान में स्थित है। ओके, तो बी का दूसरा देखेंगे अब कि बी का दूसरा किस किस ऑप्शन में है। तो बी का दूसरा डी ऑप्शन में भी है और बी का दूसरा आपका ए ऑप्शन में भी है। फिलहाल अभी हमें एक ऑप्शन और देखना है। कान्हा की बात की है इन्होंने। कान्हा जो है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये देखना है मुझे सी का पहला किस किस ऑप्शन में है। अब देखो सी का पहला ए ऑप्शन में नहीं है, तो ए ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। अब आपका बचा है सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन। तो राइट आंसर जो आएगा मेरा वो आपका डी निकल के आ जाएगा। ओके, बाकी दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान वो आपका जम्मू कश्मीर में है, केवला देव राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और पेरियार जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका केरल में स्थित है। फिर देखो यहाँ पर बताना है हमें मैंग्रोव पहल के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। इन्होंने बताया कि इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो यहाँ पर मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापन करना था। देखो, जो आपका मैंग्रोव पहले इसको जो प्रारंभ किया गया था वो आपका 2019 में नहीं किया गया था, बल्कि जो इसको स्टार्टिंग किया गया था 2016 में। तो पहला तो मेरा गलत हो जाएगा। उद्देश्य यहाँ पर सही दिया है इन्होंने कि उद्देश्य जो है वो यहाँ पर मैंग्रोव वनों का पुनर्स्थापन करना है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, केवल दो मेरा ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर मेरा ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 2016 में नहीं, सॉरी 2006 में किया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और बाकी मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये भी इन्होंने पूछ लिया अभिकथन और कारण के बारे में। बताना है कि सतत विकास लक्ष्य हैं, उनकी वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। तो भाई सीधी सी बात है, सतत विकास लक्ष्य में जो है उसकी वैश्विक सफलता के लिए जो है भारत की सफलता बहुत ही ज़रूरी है। सही है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6ठा हिस्सा जो है निवास करता है। तो विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका अगर हम 6वां भाग निकालेंगे तो वो आपकी भारत की जनसंख्या के बराबर है। तो ये भी बात आपकी सही है। इस समय तो फिलहाल भारत जो है जनसंख्या में पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, और उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोनों सही है ना। और देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो है आपको बता दें भारत की सफलता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया जो जनसंख्या है टोटल पूरे विश्व की, उसका 6वां हिस्सा जो है पूरे विश्व का भारत में निवास करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वैश्विक सफलता के लिए भी भारत की सफलता बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो व्याख्या भी ये आपकी सही कर रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर फिलहाल हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके जो है SDG दिए गए हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं वो हमें बताना है। जैसे लक्ष्य 1 दिया है, तो लक्ष्य यार ये तो आपको देखो सारे पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे SDG 1 पूछ लिया है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है कि भैया गरीबी को, तो जैसे मुझे पता है SDG 1 का मतलब जो लक्ष्य है वो यहाँ पर गरीबी है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, अब SDG 2 का भी जो है लक्ष्य पता होना चाहिए। तो SDG 1 में आपको गरीबी ख़त्म करनी है, SDG 2 में आपकी जो है भुखमरी को यहाँ पर ख़त्म करना है 2030 तक। ठीक है, SDG 3 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। SDG 3 के बारे में इन्होंने बताया है कि भैया जो आपका जो है आपका अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण होना चाहिए। ओके, और SDG 4 के बारे में उन्होंने बताया कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। SDG 5 जो है वो आपकी इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें पता होना चाहिए। SDG 1 गरीबी समाप्त करना, SDG 2 जो है वो आपकी बात करता है भुखमरी को ख़त्म करना है, SDG 3 आपके अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, SDG 4 आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, SDG 5 जो है वो आपके जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, SDG 6 आपका जो है स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। ये आपको सारे जो भी हैं टारगेट वो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिलहाल आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो तभी मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ा आप क्या मिलाने बैठ गए तो नहीं चलेगा ना काम। तो इसमें हमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो कि क्या पूछा है, सही नहीं पूछा है, सही पूछा है, समझ रहे हैं।
अब जैसे नोकरेक है वो आपका कहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ है? पहला ऑप्शन दिया इन्होंने मणिपुर। दोस्तों ये मणिपुर में नहीं है स्थित, बल्कि ये आपका मेघालय में स्थित है। ओके, तो जैसे मुझे पता है ये मेघालय में स्थित है। हमसे पूछा कि सही सुमेलित नहीं है, तो पहला तो यहाँ पर सही है, ठीक है, ये आपका गलत सुमेलित है। मानस असम में स्थित है, सही है। अगस्त्यमलाई वो आपका केरल में भी स्थित है, ये भी सही है। तो केवल एक देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन में निकल के आएगा। तो राइट आंसर मेरा जो है डी निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इन्होंने वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में कि कौन कौन से कथन जो हैं आपके सही हैं। पहला, स्थापना इसकी 1991 में हुई, सही है। केवल विकसित देश ही इसके जो हैं डोनर हैं, मतलब दाता हैं। देखो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें विकसित देश ही नहीं बल्कि यहाँ पर विकासशील देश भी यहाँ पर डोनर हैं। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन जो है गलत निकल जाएगा। तो केवल एक आपका जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा। तो देख सकते हैं इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और किसके किसके सहयोग से की गई वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकसित देश ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो है आपके विकासशील देश भी इसमें जो हैं शामिल हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा जो है लगभग 1% प्राप्त करते हैं। मतलब जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे हैं जो, वो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका जो है 1% ऊर्जा को यहाँ पर ग्रहण करते हैं। फिर इन्होंने दूसरे ऑप्शन में दे दिया कि लगभग 10% लगभग 10% जो है कार्बनिक पदार्थ अगले उच्च स्तर के उपभोक्ता तक पहुंचता है। अब जैसे यार ये इन्होंने बताया, ये तो आपका सही है, जो हरे पौधे जितने भी हैं ना, सूर्य की ऊर्जा है उसका केवल 1% यहाँ पर जो है ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सही है। अब यहाँ पर देखो लगभग 10% वाला ये सीन आपको बता दें। जैसे पौधे हैं, पौधों ने यहाँ पर ऊर्जा ग्रहण की है, मान लो, ठीक है, तो इन्होंने ऊर्जा ग्रहण कर ली, 100 कर ली, ठीक है। अब हरे पौधे को मान लिया खा गई बकरी, हरे पौधा है, हरी घास है, उसने ऑब्जर्व किया, 100 ऊर्जा को यहाँ पर ग्रहण किया, ठीक है। अब जब यहाँ पर बकरी इसको खाएगी ना, तो जो गोट है आपकी बकरी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग ऊर्जा का इसको प्राप्त होगा बकरी को, ठीक है। तो यहाँ पर बकरी को जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो आपकी प्राप्त होगी 10, ठीक है। अब बकरी को जो भी खाएगा तो उसको 10 का 1/10 कर देंगे तो 1, तो यही इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये जो आपका ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी निकल के आएगा। क्लियर? तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे ये कोई प्लांट है, हरा पौधा है, ये सूर्य से आपकी जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो केवल 1% ऊर्जा है जो है प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब मान लो ये हरा पौधा है, इसने जितना भी अगर ऑब्जर्व किया है मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% जो है किसी जानवर को यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इस जानवर को कोई भी खाएगा, इंसान खाएगा, तो उसको भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% प्राप्त होगा, बकरी जो भी है उसका, ठीक है। तो ये लिंडमैन का 10% वाला नियम होता है। मतलब कोई भी जो है उच्च पोषण स्तर को पिछले स्तर की ऊर्जा का केवल 10% भाग यहाँ पर प्राप्त होता है। ये भी यार एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया था। आप लोग एनसीईआरटी जरूर करें, तभी तो मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब पूछ लिया इन्होंने दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर के बारे में और इस पे कार्यक्रम के बारे में बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। पराली को खाद में बदलने के लिए यहाँ पर किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, सही है। बायो डिकम्पोजर जो घोल है वो कई कवकों या फंगस का उपयोग करके तैयार किया जाता है, ये भी सही है। तो दोनों आपके यहाँ पर सही हैं। तो राइट आंसर आपका सी आएगा। तो पराली जो है यहाँ पर, इसमें जो है विभिन्न जो फंगस रहते हैं उनका उपयोग करके यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। और इसको आपको बता दें, पराली को गलाने के लिए जो है इसका जो है निःशुल्क उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पर हमें बताना है लाइकेन के बारे में कौन कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, लाइकेन जो है प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। मतलब लाइकेन जहाँ पर होगा तो वो प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह बढ़ते हैं। देखो ये गलत हो जाएगा। जिस भी क्षेत्र जो प्रदूषित रहेगा वहाँ पर लाइकेन जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और ये शुद्ध वायु में जो है लाइकेन उत्पन्न होते हैं, ओके, ना कि प्रदूषित क्षेत्र में। तो दूसरा मेरा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही आएगा। तो यानी कि राइट आंसर मेरा निकल के आएगा केवल 1, ओके। तो जहाँ की वायु बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होगी, वायु साफ होगी, हवा, समझ रहे हो, तो वहाँ पर ये उत्पन्न हो गए आपके लाइकेन। जैसे गांव वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, शहरों में नहीं मिलेंगे क्योंकि शहरों में होता है प्रदूषण, तो वहाँ पर ये लाइकेन नहीं उत्पन्न होंगे। तो ये आपको बता दें, ये स्वच्छ वायु क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो ये उसी के बहुत ही मतलब प्रदूषण के
संकेतक हैं और ये शुद्ध वायु में जो हैं उत्पन्न होते हैं। सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, देखो ये वाले क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है, सही है। 21 जून को आपका योगा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो योग दिवस है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है। अब इन्होंने पूछा कि विश्व वन्य जीव दिवस, देखो ये 22 मार्च को नहीं मनाया जाता बल्कि ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 3 मार्च निकल के आएगा। तो कौन सा सही नहीं है हमसे पूछा है ना, तो केवल 3, तो केवल 3 आपका बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ना, ये 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, और ये ऐड कर लो कि 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। तो यार आसपास की डेट भी याद कर लिया करो आप लोग, कौन से कथन सही हैं। अब ये इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जो है आलू का जो है, आलू जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है उत्तर प्रदेश में होता है पूरे देश में, सही है। फिर इन्होंने बता दिया कि भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। तो देखो आलू जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, इसका सही है। अभी देखो यहाँ पर भारत सरकार ने जो है अलीगढ़ में नहीं बल्कि यहाँ पर जो है जो मंजूरी दी है वो यहाँ पर आगरा को दी है, ओके। तो आगरा को जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र में यहाँ पर मंजूरी दी है, ना कि अलीगढ़ में। तो दूसरा मेरा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। तो केवल एक ऑप्शन जो है आपका निकल के आएगा, ओके। तो यार साथियों सब लोग मस्त होके पढ़ो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और सरल सरल भाषा में समझने के समझाता हूँ, उसमें मैं आपको कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलेगी। टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर हर चीज़ आपको अच्छी भाषा में समझा दूंगा, सरल भाषा में। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वरना हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर विजिट कर सकते हैं, ओके। फिर उन्होंने बताया कि कौन से जो रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। इनके बारे में हमें बताना है कि भैया जो रामसर आर्द्रभूमि स्थल के बारे में पूछा है नहीं है वो हमें बताना है, जो यूपी में नहीं है, ओके। पहला ऑप्शन दिया है सरसई नावर झील, दूसरा इन्होंने दिया समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, रुद्र सागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में हमें बताना है, ओके। देखो ये रुद्र सागर झील है भाई, ये आपका यूपी में नहीं है, पहली बात तो ये आपका त्रिपुरा में है, ओके। ये आपका कहाँ है, त्रिपुरा में, तो तीसरा तो हो जाएगा। फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, अब ये मत सोचना कि सुल्तानपुर जिला जो है आपका यूपी में पड़ता है तो यूपी में हो जाएगा, नहीं। ये सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और ये जो समस्तपुर आपका पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये आपका पड़ता है रायबरेली में, ओके। ये आपका कहाँ पड़ता है, ये रायबरेली में पड़ता है। और सरसई नावर झील ये आपका इटावा में पड़ती है, जो कि यूपी में है। तो यानी कि पहला और दूसरा तो यूपी में है, तीसरा और चौथा जो है वो आपका यूपी में नहीं है। और हमसे पूछा गया है कि यूपी में स्थित नहीं है, तो केवल 3 और 4 देखेंगे, बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका निकल के आएगा बी, ओके। तो देखो समस्तपुर आपका कहाँ है, रायबरेली में है। हमने अभी बताया था आपको पीछे, समस्तपुर रायबरेली में है, नहीं, हाँ समस्तपुर रायबरेली में है। सरसई नावर जो है वो आपका इटावा में है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दो, ओके। ये सब मिसप्रिंट है। अब देखो रुद्र सागर जो है वो आपका त्रिपुरा में स्थित है, और सुल्तानपुर जो है वो आपको हरियाणा में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताने हमें कि कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मतलब नीचे इन्होंने जिलों के नाम दिए हैं, 3 जिलों के। इसमें बताना है कि कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। पहला इन्होंने ऑप्शन दिया ललितपुर, महाराजगंज, सोनभद्र। अब देखो मैप आपको पता होना चाहिए, अगर यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो यार यूपी के बारे में नक्शे को मतलब जिले उले तो पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, ओके। एक एक जिला आप मैप लगा लें, और आपको रटना नहीं है, आप डेली जब देखेंगे तो आपको मतलब माइंड में सेट हो जाएगा कि यहाँ फलाना जिला फलाना जगह स्थित है। देखो ललितपुर है ना, ललितपुर एकमात्र जिला है, मतलब जो ऑप्शन दिया है ये सिर्फ एक ज़िले के साथ आपकी जो है सीमा साझा करता है, और वो है झांसी जिला, ओके। बाकी ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। महाराजगंज आपका लगा हुआ है गोरखपुर वगैरह से, और सोनभद्र भी आपका लगा हुआ है। तो ललितपुर मात्र एक जिला है जो आपका झांसी के साथ आपकी सीमा साझा करता है, बाकी तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो केवल एक आपका राइट आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महाराजगंज कुशीनगर जो है नेपाल, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भाई साहब देख रहे हो ना, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है,
जैसे अब सोनभद्र देख रहे हो, मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ के भी साथ कर रहा है, बिहार के साथ भी साझा कर रहा है, झारखंड के भी साथ साझा कर रहा है। तो मतलब 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आप देख लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना है भैया कि उत्तर प्रदेश में जो है सतत विकास जो लक्ष्य हैं वो संबंधी राष्ट्रीय संकेतक ढांचा जो रिपोर्ट तैयार करता है, कौन करता है। पहला ऑप्शन दे दिया वित्त आयोग, दूसरा ऑप्शन दिया शिक्षा विभाग, चौथा ऑप्शन दिया इन्होंने योजना विभाग। देखो जो यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करता है वो योजना जो विभाग है, योजना विभाग यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करता है। तो केवल तीन जो है इसका राइट आंसर आएगा। ओके, तो नीति आयोग का जो सहयोग है वो यहाँ पर योजना विभाग उत्तर प्रदेश में है, वही यहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार करता है। अब बात करते हैं ODOP की, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद की। इसमें बताना है कि जो मूंज उत्पाद है वो किस जिले से संबंधित है। अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर। तो देखो मूंज उत्पादन जो है आपका वो आपका अमेठी और सुल्तानपुर से संबंधित है, संत कबीर नगर से संबंधित नहीं है। तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका डी निकल के आएगा। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद जो है वो आपका पता होना चाहिए, और जो मूंज उत्पाद है वो आपका अमेठी और सुल्तानपुर से संबंधित है, संत कबीर नगर से नहीं। अब अम्ल और क्षार के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, देखो इन्होंने बताया कि अम्लीय विलयन का जो pH 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो भैया अम्लीय विलयन का जो pH है वो 7 से अधिक नहीं होता है बल्कि कम होता है। ओके, और जो क्षारीय विलयन है उसका जो pH है वो 7 से कम होता है, ये दिया गया है, ये भी गलत है, क्योंकि जो pH 7 से अधिक होता है ना कि कम होता है। ठीक है, तो दोनों में इन्होंने अपोजिट दे दिया है। तो जो आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो यार एक दोनों ऑप्शन सही नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2 आपका राइट आंसर आएगा। ओके, 7 पे उदासीन होता है आपको पता है, और 7 से कम है तो अम्लीय है, तो क्षारीय का 7 से जो है अधिक होता है। ठीक है, तो ये अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है, क्षारीय का pH 7 से अधिक होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब पूछ लिया है यहाँ पर सिल्वर के बारे में बताना है कि कौन से कथन सही है। चांदी की वस्तुएं जो हवा के संपर्क में आएंगी तो काली हो जाती हैं कुछ समय के बाद। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है ऐसा इसलिए होता है कि ये सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर बात तो सही है कि चांदी की वस्तुएं आपकी हवा के संपर्क में आएंगी तो काली पड़ जाती हैं, सही बात है। आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ें पायल पहनती हैं ना घरों में, तो वो काली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो वो हवा के संपर्क में आने के बाद काली पड़ जाती हैं, सही है। अगले पॉइंट में कह रहा है कि ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, ये भी सही है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर जो है आपका सी निकल के आएगा। तो देखो चांदी है, इसमें क्या है ना, ये जब हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, हवा में मौजूद जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S उसके संपर्क में आता है, तो इसकी जो है Ag2S ये जो काली परत का काम करती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बायोगैस के प्रमुख घटक कौन से हैं वो आपको बताने हैं, मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो बायोगैस के जो घटक हैं भाई वो आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके नहीं है, तो 1 और 3 देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन में आएगा। ओके, मीथेन आपकी 50 से 70% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 30 से 40% पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन और कारण दिए हैं। इन्होंने बताया कि सामान्यतः शीशा तथा टिन का जो मिश्र होता है वो धातु का प्रयोग फ्यूज तार के लिए किया जाता है। तो अगर आपने फ्यूज देखा होगा जो छोटा सा रहता है, लगता है आपने अगर देखा हो, ठीक है, लगभग देखा ही होगा, तो उसमें जो है शीशा और टिन का धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, रीजन दे दिया इन्होंने कि शीशा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक जो है तांबे व एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। देखो यहाँ पर जो गलनांक रहता है ना भाई, शीशा और टिन की मिश्र धातु का गलनांक वो यहाँ पर तांबे और एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर ये कम होता है। ठीक है, जब ये गलनांक कम होता है ना तभी यहाँ पर जो है अपने आप पिघल के जो है धारा प्रवाहित को रोक देता है। ठीक है, तो गलनांक से कम होता है, ये पता होना चाहिए। तो ए सही है और आर जो है आपका गलत है, तो ये देख सकते हैं। ओके, विद्युत प्रवाह है, जब ये बहुत ज़्यादा धारा बहती है ना तो ये जो आपका बता दें जो रहता है ना ये आपका पिघल जाता है। ठीक है, और पिघल कर ये क्या है रास्ते को तोड़ देता है, ताकि जो है जो आपके घर में जो विद्युत हैं, बिजली विद्युत के उपकरण रहते हैं वो खराब ना हो। कौन सी गैस हवा से हल्की है? हाइड्रोजन, क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। तो भैया जो आपकी हवा से हल्की गैस है ना वो हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये हवा से हल्की नहीं बल्कि
भारी है। तो केवल 3 देख लो, बी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन ये आपको करा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपको रटवाना ही है भाई, रटना नहीं है एक भी क्वेश्चन को। क्या है ना, पहले तो आपसे 1 से 2 बार आप क्लास को देख लो। ठीक है, क्लास को लिखने से क्या होगा, देखो जब किसी चीज़ को देखते हैं ना और सुनते हैं तो वो चीज़ हमको ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, बजाय खुद पढ़ने के। देखो 1 से 2 बार आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी तो आपको माइंड में सेव होगा। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जैसे सुमेलित वाले हैं, फैक्चुअल वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आप पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ते रहें। कहीं सफ़र कर रहे हैं तो यार खोला अपना मोबाइल, उसमें लगा के पढ़ लिया, तो इस तरह से आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये देखो क्या ना, जब चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं ना तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक मतलब सेव रहती हैं माइंड में। अब पूछ लो हुआ इसने कि प्रोटीन के पाचन के बारे में, इसमें बताना है कि प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में जो है कौन सा एंजाइम निकलता है। पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पेप्सिन। तो प्रोटीन के पाचन के लिए आपको बता दें अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो भैया पेप्सिन निकलता है। ओके, तो केवल 3 जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा, बी इसका जो है राइट आंसर होगा। ना अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये लाइकेन वाला है भाई, क्वेश्चन बताना है कौन से सही है। अभी ये तो बताया मैंने कि ये जो है प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, बता दिया था पीछे मैंने। पूछ लिया है बेकिंग सोडा के बारे में, बताना है कौन से कथन सही हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये अम्लनाशक नहीं, ये अग्नाशय यंत्र में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सही है, ये दोनों सही हैं। और आपको बता दें बेकिंग सोडा का जो आपको बता दें ये अग्निमाशक यंत्र जो होते हैं उनमें उपयोग होता है इसका। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी आपका सही है, NaHCO3। ओके, NaHCO3, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अग्निमाशक जो है आग बुझाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो अम्लनाशक यंत्र में प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो ठीक है, बस सही था प्रिंट, मुझे लगा गलत प्रिंट हो गया है। केंचुए के बारे में बताना है भैया, इसको जो है किसान मित्र भी कहा जाता है। अरे यार ये तो सबको पता है, समझ रहे हो। केंचुओं में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, तो देखो ये 2 जोड़ी हृदय नहीं होते हैं बल्कि केंचुओं में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। मतलब कि टोटल आपके जो हृदय होते हैं केंचुए में वो 8 हृदय होते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, 1 और 2 दोनों। तो किसानों को मित्र कहा जाता है। अच्छा मैंने क्या बताया, हाँ तो गलत हो जाएगा ना, ये सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहला ही तो सही है ना, तो पहला ऑप्शन डी आएगा। तो डी ऑप्शन केवल एक सही है ना, तो सही तो है। इसमें 2 जोड़े हृदय दिए हैं ना आपके ऑप्शन में, इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, मतलब टोटल 8 हृदय होते हैं। अम्ल दिए हैं, बताना है किस में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, सही है। टैट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, ये भी सही है। एस्टिक अम्ल आलू में पाया रहे, आलू में कहाँ पाया जाता है, एस्टिक अम्ल विनेगर में पाया जाता है भाई, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। तो एस्टिक अम्ल विनेगर मतलब सिरका वगैरह में पाया जाता है। तो केवल 3 ऑप्शन आएगा क्योंकि हमसे पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो केवल 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल, बाकी एसिटिक अम्ल जो है वो आपका सिरका विनेगर खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। ब्लड के बारे में बताने की कौन सा कथन सही है। रक्त जो है वो आपका प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बात सही है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति जो है वो यहाँ पर रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, मतलब हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त जो है हमारा वो लाल दिखाई देता है, सही है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। वह बात है अपने क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बताना है कि भैया कि डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल के बारे में, कि जो डॉल्फिन और व्हेल हैं ये ब्लो होल के माध्यम से सांस लेती हैं। अब देखो ये रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डॉल्फिन और व्हेल है वो आपका ब्लो होल के माध्यम से सांस लेती हैं, सही है। केंचुआ जो है वो अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सही। केंचुआ के शरीर में जो है फेफड़े नहीं होते हैं केंचुए के शरीर में। अब कुछ लोग ये मत सोचना, वो हमने हृदय बताए थे, ठीक है। हृदय जो है वो आपके 8 होते हैं केंचुए में, और इसमें जो है फेफड़ा नहीं होता है, ये सांस जो है त्वचा के माध्यम से लेता है, ओके। और जो आपके बता दें स्तनधारी जीव हैं वो आपके फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, और जो आपका व्हेल के बारे में बताया तो वो ब्लो होल द्वारा जो है सांस लेती है। एक सामान्य 70 किलोग्राम का आदमी है भैया, उसमें बताना है कि जो आपके नीचे आपके दिए गए उनको कमी से अधिक बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ओके।
तो सोडियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा, तो ये हमें बताना है कम से अधिक की ओर बढ़ते हुए, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे कम पाया जाता है, फिर कौन सा आपका ज़्यादा पाया जाता है। तो देखो तांबा पाया जाएगा, तांबे के बाद जो पाया जाता है वो आपका लोहा पाया जाता है, लोहे के बाद आपका सोडियम पाया जाता है, सोडियम के बाद पोटेशियम, यानी कि तांबा तीसरा, लोहा चौथा, सोडियम का पोटेशियम दूसरा और आपका पहला। तो बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाए, सॉरी हाँ, तांबा, लोहा, सोडियम फिर पोटेशियम, ठीक है, ना कि पहले पोटेशियम, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया है इन्होंने, बताना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो आपके कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बताना है कि ये षड्यंत्र कहाँ हैं, और आपको बताना है जो प्लांट्स किस स्टेट में स्थित हैं भाई। तो कुंडनकुलम के बारे में बताना है कहाँ स्थित है। कुंडनकुलम जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, जैसे मुझे पता है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब इनमें से तो चारों में देख लो कि मुझे कौन सा पता है, तो उसको लिख लो। जैसे मुझे पता है कि कुंडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है, तो पहले का दूसरा हम देखेंगे किस किस ऑप्शन में है, ओके। जिसमें नहीं है उसको हम बाहर कर देंगे और जिसमें है उसको हम होल्ड करके रखेंगे। तो पहले का दूसरा इसमें है, पहले का दूसरा इसमें भी है। अब देख रहे हैं ना कि इसमें जो है आपका नहीं है तो इसको हम बाहर कर देंगे, पहले का दूसरा इसमें नहीं, इसको भी ये बाहर कर देंगे। अब जैसे मुझे पता है काकरापार, काकरापार मुझे पता है यहाँ का गुजरात में स्थित है। अब देखेंगे बी का चौथा किस ऑप्शन में है। आपको अगर और कोई पता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बी का चौथा ए ऑप्शन में भी है और बी का चौथा आपका बी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। सी और डी मेरे ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो राइट आंसर मेरा आ जाएगा ए, ओके। तो राजस्थान में रावतभाड़ा है, कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में, और काकरापार जो है वो गुजरात में स्थित है। अब समस्थानिक के बारे में बताना है कौन सा सही है। इन्होंने बताया है कि समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, सही है। इनके जो परमाणु क्रमांक रहते हैं वो समान रहते हैं, लेकिन द्रव्यमान जो रहते हैं वो यहाँ पर अलग अलग रहते हैं, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये कार्बन के समस्थानिक हैं। ये भैया ये कार्बन के समस्थानिक नहीं है, ओके, ये कार्बन के समस्थानिक नहीं है, बल्कि आपके ये जो हैं ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ओके। तो जो मेरा राइट आंसर आएगा वो केवल एक निकल के आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में बताना है, उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में लगाना है। गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें। तो देखो इनको हमें क्रम में लगाना है भाई, कि मतलब आवृत्ति के घटते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखो पहले आपकी गामा किरणें आएंगी, ठीक है, ओके। पहले आएगा गामा किरणें, फिर उसके बाद आती हैं आपकी एक्स रेस, ठीक है। तो पहला आएगा, फिर आपका चौथा आएगा, और उसके बाद आती हैं आपकी यूवी रेस, मतलब जो परावैंगनिक किरणें हैं वो आपकी आती हैं, तो दूसरा आएगा। फिर आती हैं आपकी रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो तरंगें आती हैं। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा देखना है किस ऑप्शन में है, तो वो आपका सी ऑप्शन में आएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा है कथन और कारण के बारे में। इसमें बताना है कि दोस्तों यहाँ पर दिया कि पुरुष और महिलाओं की जो आवाज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं। यार ये तो सबको पता है, आवाज़ से तो हर कोई पहचान लेता है कि लेडीज है, फीमेल है कि फीमेल है। फिर बताना है कि पुरुषों और महिलाओं में जो वोकल कॉर्ड है उसकी लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, इसलिए जो है उनकी जो आवाज़ जो है अलग अलग होती है। तो यार सीधी सी बात है, इनकी लंबाई और मोटाई जो है वोकल कॉर्ड की वो अलग अलग होती है, इसलिए इनकी जो है वॉइस चेंज हो जाती है, ओके। तो सही है, और सही व्याख्या भी आपके कर रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं पुरुषों और महिलाओं के बारे में, इनकी मोटी और लंबी होती है वोकल कॉर्ड, ओके, इनकी पतली और छोटी होती है, तो ये देख सकते हैं। चलिएगा, बाकी दोस्तों हमारी जो है आज की क्लास समाप्त होती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है, क्योंकि मेहनत यार बहुत लगता है, और मैं आपको सारा आपको कंप्लीट करा रहा हूँ फ्री में, बिल्कुल PDF भी दे रहा हूँ। तो यार शेयर तो करना बनता है, आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग शेयर करें। और जल्दी हम पेपर से पहले एक सीरीज़ लेके आएंगे, शायद उसका वीडियो भी अपलोड हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता है, बट वो आपकी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें हम सारे सब्जेक्ट करा देंगे प्री के लिए, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को वहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा, ओके।
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।